दोस्तों, किसी को अगर आप अपने दिल से अपनाओ तो जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन कभी कभी हम हमारे स्वभाव के कारण उलझने बेवजह ही बढ़ाते हैं। जैसे गौतम की माँ अपनी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। कैसे? चलिए झांकते हैं गौतम के घर में। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अमिता हाल ही में गौतम से शादी करके शहर में रहने आई थी। अमिता की सास इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें गौतम के लिए बहुत होशियार और सुंदर लड़की पसंद करनी थी। देखो तो कैसे गोल गोल लड्डू बना रही है। बस एक लड्डू टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो मैं इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। अमिता को पता है कि उसकी सास उसे ऑब्जर्व कर रही है। मुझे पता है माँ जी आप क्या सोच रही है। क्या हुआ माँ जी, क्या आपको लड्डू टेस्ट करना है? सास अकड़कर मना करती है। ना बाबा ना, मेरे लिए शक्कर जहर समान है। शुगर की बीमारी है मुझे, तुम्हें पता है ना। दरअसल लड्डू की खुशबू से सास का मन ललचाया था, लेकिन उसे अमिता की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे जलाने के लिए ये बहू ने जानबूझ के बेसन के लड्डू बनाए हैं। आने दो गौतम को, फिर इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। सासू माँ उसे देखते ही छूट मूट कर रोने का नाटक करती है। देखा गौतम, तुम्हारी बीवी मुझे मारने पे तुली है। हे भगवान, ये कैसी बहू मेरे नसीब में आई है। अब मैं क्या करूं? गौतम कंफ्यूज्ड हो जाता है और अमिता शॉक्ड। ये क्या कह रही है माँ जी आप? मैं आपको क्यों मारूंगी? ये देखो गौतम, घर में पकवान बन रहे हैं, जबकि इसे पता है मुझे शुगर की बीमारी है। जहर बना रही है मेरे लिए, जहर। सास फिर से झूठ मूठ कर रोने लगती है। अमिता, तुम्हें पता है ना माँ को डायबिटीज है, फिर तुम ये लड्डू क्यों बना रही हो? अमिता गौतम की सारी बातें शांति से सुन लेती है और एक कटोरी में उसे लड्डू टेस्ट करने देती है। जरा आप ये लड्डू चखिए प्लीज। अमिता की बात सुन के गौतम अचरज में पड़ता है और उसने दिया लड्डू टेस्ट करता है। बाप रे बाप, कितना कड़वा है ये। गौतम की रिएक्शन देख अमिता हंस पड़ती है। यही तो मैं कहना चाहती थी, ये लड्डू मैंने खास माँ जी के लिए बनाए हैं। अमिता की बात सुन के गौतम और सास कंफ्यूज हो जाते हैं। सास फिर से रोने का नाटक करती है। हे भगवान, देखा गौतम, मैंने कहा था ना, ये बहू मुझे मारना चाहती है। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। इस लड्डू में मैंने सिर्फ मेथी पाउडर मिलाई है, शक्कर का एक दाना भी नहीं डाला है। मेथी पाउडर तो कड़वी होती है ना, माँ कैसे खाएगी? क्योंकि मेथी शुगर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती है। कल ही मैंने टीवी पर इसकी रेसिपी देखी थी, सोचा माँ जी के लिए थोड़े लड्डू बना दूं। अमिता की बात सुन के गौतम को अपने व्यवहार पर गुस्सा आता है और सास का मुंह उतर जाता है। ओह, आई एम सॉरी अमिता, तुम माँ का इतना ख्याल रखती हो और मैंने तुम्हें गलत शलत बोल दिया, मुझे माफ कर देना। अमिता मुस्कुराते हुए कहती है, जी कोई बात नहीं, लेकिन ये लड्डू माँ जी को कैसे खिलवाने हैं ये आप देख लीजिए। अमिता की बात सुन के सास का मुंह कड़वा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रोज सुबह ऑफिस निकलने से पहले मैं खुद माँ को लड्डू खिलाऊंगा। आज तो इसने मुझे मात दे दी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो इस प्रकार सास अमिता को नीचे दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। दिन गुजर रहे थे। अमिता की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने सास के मन में जगह नहीं बना पाई थी। माँ जी, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो। अमिता सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती और मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है। अमिता के घर में एक स्टोर रूम है। इस रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, वहाँ किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। अमिता की सास अब अमिता को घर से खदेड़ने का आइडिया सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और एक कॉल लगाती है। इससे पहले कि ये बहू रानी जी गौतम के दिल में जगह बना ले, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ हेलो चुटकी। अरे हाँ सब ठीक है यहाँ। तुम जल्दी यहाँ आ जाना, बहुत ज़रूरी काम है। कुछ दिन बाद सास की छोटी बहन उनके यहाँ रहने के लिए आती है। अमिता बड़े प्यार और आदर से उनका स्वागत करती है। प्रणाम मासी जी। खुश रहो बहू। बहू, आज गाजर का हलवा और पूरी बनाना, चुटकी को बेहद पसंद है। जी माँ जी। अमिता रसोई में चली जाती है। वाह दीदी, तुम्हारी बहू तो बड़ी नेक दिल और संस्कारी है। कहाँ की नेक दिल, मुझे तो उसे इस घर से और मेरे गौतम की जिंदगी से बाहर खदेड़ना है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलवाया है। क्या? सास अपनी छोटी बहन के कान में कुछ खुसर फुसर करती है।
अमिता डाइनिंग टेबल पर बैठ के पालक की सब्जी साफ कर रही है और तभी मासी वहाँ आती है। बहू, आज क्या बना रही हो? जी, आपका पसंदीदा पालक पनीर। पालक पनीर का नाम सुनते ही मासी खुश हो जाती है। बहू, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूँ? हाँ मासी, बिल्कुल। तुम जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मासी की अजीब बात सुन के अमिता चकित हो जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही है मासी? मासी इधर उधर देखती है और धीरे आवाज में अमिता से कहती है, क्योंकि उस बंद कमरे में तुम्हारी सास की सास का आत्मा है। अमिता को मासी की बात सुन के झटका लगता है। आत्मा? कल रात उनका आत्मा तुम्हारी सास के सपने में आया था और अमिता कुतूहल से मासी को देखती है। और क्या मासी? और उन्होंने तुम्हारी सास को कहा कि अब उन्हें तुम्हारा इस घर में रहना पसंद नहीं। अगर तुमने तुरंत इस घर को और गौतम को नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें मौत की घाट उतार देगी। मासी की बात सुन के अमिता सहम जाती है। उसे डरा हुआ देख मासी मन ही मन खुश होती है। लगता है मेरा काम बन गया। सास और मासी हॉल में बैठ के धीरे आवाज में गप्पे हाँक रही है। दोनों बड़ी खुश है। वाह छोटी वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। मेरी सास की आत्मा की कहानी सुन के बहू का चेहरा खरगोश जैसा हुआ था। हाँ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ एक दिन भी रहेगी। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। उसके हाथ में बनारस और केदारनाथ जाने वाली ट्रेन की टिकट्स है। अमिता, अमिता, कहाँ हो भाई? क्या हुआ गौतम, इतने खुश क्यों हो? तभी अमिता वहाँ मूंग का हलवा लेके आती है। अरे आप आ गए, टिकट्स मिली? सास और मासी एक दूसरे को देखते हैं। टिकट? बहू, तुम कहीं जा रही हो? नहीं माँ, हम दोनों नहीं, आप और मासी चारधाम यात्रा जा रही हो, वो भी 3 महीनों के लिए। गौतम की बात सुन के सास और मासी को जोर का झटका लगता है। बहू, क्या तुम मेरी बताई बात भूल गई? नहीं मासी। तो ये हम दोनों को चारधाम यात्रा भेजने की कल्पना किसकी है? आपकी लाडली बहू अमिता की। सास और मासी एक दूसरे को अचरज से देखते हैं। लेकिन बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में वो तुम्हारी जान, आत्मा, खतरा। गौतम की मौजूदगी के कारण मासी साफ साफ बोलने से हिचकिचाती है। क्या खतरा? किसको खतरा? क्या बोल रही है आप? अरे कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। आप फ्रेश होके आइए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। गौतम अपने कमरे की तरफ चला जाता है। बहू, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? हम यात्रा पे जाएंगे तो उल्टा तुम्हारी जान का ही खतरा बढ़ेगा। अमिता मुस्कुराती है। नहीं मासी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी परदादी सासू माँ को मिल के आई हूँ। अमिता की बात सुन के सास और मासी को पसीने छूटते हैं। क्या? 2 दिन पहले वो मेरे भी सपने में आई थी और मूंग के हलवे की मांग की थी। क्या 2 दिन पहले? जी माँ जी। सास और मासी एक दूसरे को आशंका से देखते हैं। जी माँ जी, और आज शाम जब मैं उन्हें हलवा देने गई थी तो उन्होंने आप दोनों को चारधाम यात्रा भेजने की इच्छा जाहिर की। लेकिन फिर तुम्हारी सास को उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतारने की बात क्यों बताई? वो शायद मैंने मूंग का हलवा देने में उन्हें देर कर दी ना, इसीलिए कहा होगा। लेकिन आज हलवा देख के बड़े खुश हो गई। सास और मासी समझ जाते हैं कि उनकी तरकीब उन्हीं पे पलटी है। रात को सास और मासी यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं। दीदी, तुम्हारी बहू बहुत चालाक है। तुम खामखा उसे अनपढ़ गंवार समझती हो। चेहरे की सुंदरता से दिमाग की अहमियत ज्यादा है, ये बात अब तुम स्वीकार कर ही लो। मासी की बात सुन के सास का चेहरा देखने लायक होता है। अच्छा हुआ मैंने उस दिन इन दोनों की प्लानिंग सुन ली थी, वरना मैं सचमुच डर के ये घर और गौतम जी को छोड़ के चली जाती। माँ जी, आपकी दवाइयाँ। अब 3 महीने यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। क्यों दोस्तों, थी ना ये सास बहू की नोकझोंक इंटरेस्टिंग। अगर गौतम की माँ ने अमिता को प्यार से अपनाया होता तो ये 3 महीने की चारधाम यात्रा पे जबरदस्ती जाने की नौबत उन पे नहीं आती। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।
बाय बाय, टेक केयर। विलासपुर गांव में पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई है। गांव के किसान बेहाल हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। हमें लगता है गांव छोड़ के शहर चले जाना चाहिए। कुछ ना कुछ काम धंधा मिल ही जाएगा। अरे भाई, अपना घर जमीन छोड़ के कोई पराई जगह जाता है क्या? तो आप ही बताइए, गुजारा कैसे करें? कुछ उगाएंगे नहीं तो परिवार को क्या खिलाएंगे? ये सारी चर्चा सुनने वाले गांव के बुजुर्ग सुखदेव एक सलाह देते हैं। मुझे लगता है वरुण राजा को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा और हवन कर लेना चाहिए। हाँ, सुखदेव भैया ठीक कह रहे हैं। सभी लोग पूजा और हवन करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, 10 दिन बाद गांव में छोटी सी पूजा और हवन कर लेंगे। उसी रात सुखदेव का पोता शरद शहर से गांव आता है। शरद शहर में साइंस की पढ़ाई कर रहा है। सुखदेव उसे गांव का हाल बयां करता है। बस अब सब कुछ वरुण राजा की कृपा पर निर्भर है। दादाजी, पापा ने कुछ पैसे भेजे आपके खर्चे के लिए। हाँ बेटा, मैंने कल ही फोन किया था बबलू को। दादाजी, यह सूखे की वजह से इतनी परेशानी है तो आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलते? नहीं बेटा, पूरी जिंदगी गुजर गई इसी गांव में। अब आखिरी सांस भी यही लूंगा। बस इस सूखे पर कोई इलाज मिल जाए। शरद दादाजी की बात सुन के सोच में पड़ जाता है। दूसरी सुबह दादाजी शरद को उठाने जाते हैं, लेकिन शरद अपने बिस्तर पर नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये लड़का? कुछ देर बाद 2 गांव वाले सुखदेव के घर आते हैं। सुखदेव चाचा, ये आपके पोते को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है भाई? चलिए हमारे साथ खुद ही देख लीजिए। सुखदेव गांव वालों के साथ अपने खेत पर जाते हैं और वहां का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। शरद, ये क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी, मैं पानी जमा करने के लिए यहाँ छोटा सा तालाब तैयार कर रहा हूँ। तालाब बना रहा है ये। ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? पिछले 3 साल से यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी है। ये शहर के लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। बेटा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बेवजह? बारिश नहीं आई तो तुम्हारे सारे परिश्रम बेकार हो जाएंगे। सुखदेव और गांव वालों की बातें सुनकर शरद सिर्फ हल्के से मुस्कुराता है। दादाजी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा ना? कोशिश करने में क्या बुरा है? शरद की बात को गांव वाले हंसी मजाक में लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो मैं कल 2 लोग और तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूँ। हाँ दादाजी, वो बहुत अच्छा होगा। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शरद 2 मजदूरों की मदद से एक छोटा सा तालाब खोद लेता है। एक तरफ सुखदेव अपने पोते की मेहनत देख रहा है और दूसरी तरफ गांव वाले उस पर हंस रहे हैं। सुखदेव के पोते का दिमाग खराब हुआ है। वरुण देवता के साथ साथ उसके लिए भी पूजा करवाते हैं। गांव वालों की बातें सुन के सुखदेव को बुरा लगता है। उस रात अचानक बादल गरज उठते हैं। धुआंधार बारिश होने लगती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन गांव वाले नुक्कड़ पर जमा होते हैं। रात की बारिश की वजह से सारे खुश हैं। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली। इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हाँ, लेकिन कल रात की बारिश की वजह से सिर्फ ऊपर ही जमीन गिली हुई है। नीचे की मिट्टी सूखी की सूखी है और अब फिर बारिश कब होगी पता नहीं। अब जुताई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से बारिश नहीं हुई तो बुआई करना मुश्किल होगा। तभी सुखदेव और शरद वहां पहुंचते हैं। लेकिन हम हमारे खेत में दोनों कर सकते हैं। सब लोग आश्चर्य से शरद को देखते हैं। वो कैसे बेटा? चलिए हमारे साथ। सब लोग सुखदेव के खेत पहुंचते हैं और वहां पानी से भरा तालाब देख दंग रह जाते हैं। ओह, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं चाचा, बस मैंने थोड़ी आगे की सोची और आने वाला कल अच्छा बनाने के लिए आज कोशिश की। सही कहा तुमने बेटा। इतने पानी में सुखदेव आराम से खेती कर सकता है। वाह बेटा, लोगों के तानों ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं किया। सरपंच जी की बात सुन के बाकी के गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। काश हमने भी हमारे खेतों में तालाब खोदा होता। अब पता नहीं कब बारिश होगी भी या नहीं। मेरे पोते ने आज हमें ये सीख दी है कि कल अच्छा बनाना है तो आज पे काम करो। खराब परिस्थिति के बारे में सिर्फ सोचते बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो एक ना एक दिन बदल ही जाएगी। और हाँ, हमें उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए तैयार भी रहना जरूरी है। शाबाश बेटा, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी।
सारंगपुर में रहने वाला कुमार अब कॉलेज जाने लगा था। कुमार पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत की वजह से उसके माता पिता चिंतित रहते थे, और वो आदत थी किसी को भी बेवजह परेशान करना और उसका आनंद उठाना। बेटा कुमार, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उस गरीब कीड़े को। नहीं बाबूजी, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। कुमार, अब तुम बड़े हो गए हो, किसी को बेवजह परेशान करना बुरा है बेटा। हाँ माँ, लेकिन अभी मैं छोटा हूँ, और बड़ा हो जाऊंगा तो ये आदत छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। ये कुमार का हमेशा का जवाब था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। कॉलेज का समय हो रहा है, निकलो अब। हाँ, निकलता हूँ। चलो चलो, देर हो रही है। हाँ, वरना क्लास के बाहर मुर्गा बना के खड़ा करेंगे टीचर। हाँ, और पिंकी ने तुम्हें वैसे देख लिया तो शट अप, साइकिल चला। तभी कुमार की नजर सड़क के किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल पे जाती है। आसपास कोई दिख नहीं रहा। कुमार को फिर से मस्ती करने की सूझती है। सुनो, जरा मस्ती करते हैं। अब क्या करना है तुम्हें यार, लेट हो रहा है हमें। वो देखो कितनी भारी बाइक है ना, इतना अच्छा मौका हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। क्या करोगे तुम? पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डरपोक, यहाँ कोई नहीं है। इस बाइक का मालिक शायद झाड़ी में नेचर्स कॉल के लिए गया है। कुमार चुपके से जाके बाइक के पिछले टायर की हवा निकाल देता है और तीनों दोस्त थोड़ी दूरी पे झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। यार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो आदमी किसी अर्जेंट काम से बाहर जा रहा होगा तो? चिल डूड, अर्जेंट होता तो रास्ते में रुकता नहीं। कुछ समय बाद एक नौजवान झाड़ी से बाहर निकलता है और बाइक के यहाँ पहुँचता है, और बाइक का पिछला टायर पंचर देख परेशान हो जाता है। अरे यार, ये क्या हुआ? ओह शिट, अब मैं प्रिया से मिलने वक्त पर कैसे पहुंचूं? अब तो मेरी शादी होने से रही। यहाँ झाड़ियों में तीनों दोस्त हंस रहे हैं। देखा, कोई अर्जेंट काम नहीं था उस बाइक वाले को, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। कई बार समझाने के बाद भी कुमार के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। एक दिन कुमार के नाना जी उनके घर कुछ दिन रहने आते हैं। कैसे चल रहा है सब कुछ रेवती बेटा? जी बढ़िया है पिताजी। और हमारा लाडला नाती कुमार कैसा है? उसी की थोड़ी चिंता है पिताजी। रेवती अपने पिताजी को कुमार के बर्ताव के बारे में बताती है। तुम टेंशन मत लो, वक्त के साथ साथ आ जाएगा उसमें बदलाव। एक दिन कुमार और नाना जी गाँव में घूमने निकलते हैं। तो कुमार, कॉलेज लाइफ कैसे लग रही है? यूनिफॉर्म नहीं, टीचर की डांट नहीं। हाँ नाना जी, बहुत मजा आ रहा है। हर रोज नए कपड़े, लेकिन यहाँ भी लेट होने पर मुर्गा बनाते हैं। ओ सच में? शायद टीचर्स को लगता होगा तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो। सब बड़े अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कभी हमें बड़े बनाते हैं या कभी छोटे। चलते चलते दोनों एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर बिल्कुल खाली है। बाहर सीढ़ियों के पास जूतों की एक जोड़ी है। शायद कोई एक आदमी अंदर गया है। कुमार को मस्ती करने की इच्छा होती है। नाना जी, अगर हम ये जूते कहीं छुपा दे तो कितना मजा आएगा ना। लेकिन क्यों बेटा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? आनंद नाना जी, आनंद। जब वो आदमी उसके जूते के लिए परेशान हो जाएगा, रोएगा, तब सोचिए हमें कितना मजा आएगा। नाना जी समझ जाते हैं कि यही सही मौका है कुमार को अच्छी सीख देने का। कुमार, आज कुछ अलग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाना जी कुमार को 10 रुपए के 6 सिक्के देते हैं और उस आदमी के हर जूते में 3-3 सिक्के रखने के लिए कहते हैं। नाना जी, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। देखते हैं, हो सकता है फायदा भी हो। नाना जी और कुमार थोड़ी ही दूर सीढ़ियों पे बैठ के उस आदमी का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में वो आदमी बाहर आता है। उसकी हालत काफी खराब दिख रही है। यह आदमी बहुत गरीब और भूखा प्यासा लग रहा है ना नाना जी। शायद मुसीबत में है। गरीब आदमी बाहर आके अपने जूते पहनने लगता है। तभी उसे जूतों के अंदर रखे हुए सिक्कों का एहसास होता है। वो सिक्के निकालता है। अरे ये क्या, 10 रुपए के 3 सिक्के? ये कहाँ से आए? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर वो दूसरे जूते में पैर डालता है और फिर उसे 10 रुपए के और 3 सिक्के मिलते हैं। आदमी खुशी से रोने लगता है, भगवान को धन्यवाद देता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने किसी भले आदमी को मेरी मदद करने की बुद्धि दे दी। अब मैं अपनी बीमार बेटी के लिए दवा खरीद सकता हूँ, उसे खाना खिला सकता हूँ। आदमी खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। नाना जी कुमार की ओर देखते हैं। कुमार की आंखें भर आई है। क्यों कुमार, अब बताओ, तुम अगर उस गरीब आदमी के जूते छुपाते तो तुम्हें ज्यादा खुशी मिलती कि अब उस गरीब आदमी की मदद करके तुम्हें ज्यादा आनंद मिला है?
मैं समझ गया नाना जी आप क्या कहना चाहते हैं। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बेटा, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करो। तुम्हारा मजाक किसी को महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है।